वक्त हो गया है प्रहार का। प्रहार में आज सबसे पहले बात करेंगे एनडीए संसदीय दल की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राहुल गांधी पर जबरदस्त प्रहार की। राहुल गांधी पर कल ही सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। राहुल पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का नरेंद्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में जिक्र किया। मोदी ने कहा, राहुल गांधी कुछ भी बोलते रहते हैं। राहुल के बचपने के चलते सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई है। पूरे देश ने राहुल गांधी का बचपना देख लिया है। तो एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे राहुल गांधी पर अटैक किया है। राहुल गांधी जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी, जिनकी टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई, उन्हीं पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वो कुछ भी बोलते रहते हैं। अब आइए आपको बताते हैं नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट की जिस टिप्पणी का जिक्र किया है दरअसल वो है क्या। राहुल गांधी लगातार सवाल उठाते हैं कि चीन भारत की जमीन पर कब्जा कर रहा है और सरकार इसके बारे में कुछ नहीं करती। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए पूछा है कि राहुल को कैसे पता चला कि चीन ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या राहुल के पास इसे साबित करने के लिए कोई दस्तावेज हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि आप संसद में सवाल क्यों नहीं पूछ सकते। आपको संसद में अपनी बात रखनी चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पर रखनी चाहिए। सच्चा भारतीय सेना पर सवाल खड़े नहीं कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। अब राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और मोदी के अटैक के बाद उनकी बहन और सांसद प्रियंका गांधी उनके समर्थन में उतर आई हैं। प्रियंका गांधी ने आज खुलकर मीडिया के सामने राहुल गांधी का बचाव किया। प्रियंका ने कहा, राहुल के मन में सेना के लिए पूरा सम्मान है। सच्चा देशभक्त कौन है कौन नहीं, ये कोर्ट और जस्टिस नहीं डिसाइड कर सकते। राहुल नेता प्रतिपक्ष है और सरकार से सवाल करना उनका कर्तव्य है। कि कौन सच्चा भारतीय है कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन। ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। दूसरा, राहुल जी ने हमेशा आर्मी का, सेना का आदर किया है। उनके दिल में उन सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति, उनके अफसरों के प्रति पूरी तरह से आदर है। और हर भाषण में जब भी बोलते हैं, जब भी उनका हम कुछ भी भाषण या कोई भी टिप्पणी सुनते हैं, उसमें वो आदर बहुत स्पष्ट दिखता है। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका जो कर्तव्य है वो ये है कि सरकार से सवाल पूछना। ठीक है, ये उनका कर्तव्य है, तो वो अपना कर्तव्य निभाते हैं। जब सरकार से सवाल पूछते हैं, उनको पसंद नहीं है, वो जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए ये सब चीजें वो कराते हैं। सही, बहुत स्पष्ट बात है। अभी सदन नहीं चल रहा है, कितने दिनों से नहीं चल रहा है, और मैं सोच रही थी कि कितना मुश्किल है। सबसे बात करें, कह दें, हम चर्चा कर लेंगे। कितना मुश्किल है सदन को चलाना। क्या इतने दुर्बल हो गए कि इनसे सदन ही नहीं चल रहा है अब, कि रोज हमको ये करना पड़ रहा है क्योंकि एक बात पे चर्चा नहीं करना चाहते। क्यों नहीं कर सकते चर्चा? ऐसा यार पूरे देश भर में करा रहे हैं, पूरे देश भर का मुद्दा है, बात करिए। आपने सिंदूर पे चर्चा की तो इस पे भी चर्चा करिए। देश को सुनने दीजिए, हमारा पक्ष भी है, उनका पक्ष भी है, तो इसमें घबराहट क्या है? तो ये तो इनकी दुर्बलता है कि सदन ही नहीं चला पा रहे। तो प्रियंका गांधी भले ही अपने भाई के बचाव में बयान देती हुई नजर आ रही हूं, लेकिन राहुल गांधी के लिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी एक बहुत बड़ा सेटबैक है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, राहुल पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आना और एनडीए की संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बात का जिक्र करना और कहना कि राहुल गांधी में बचपना है, समझ में आ रहा है कि ये बड़ा मुद्दा भी बनेगा और राहुल गांधी के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। इसमें कोई दो राय नहीं प्राची कि सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है वो निश्चित तौर पे राहुल गांधी के लिए एक बड़ा सेटबैक था। उसमें जिस तरह की बात कही गई थी और जो ये कहा गया कि हाँ कि आपके पास कोई ऐसे दस्तावेज थे जो आप इस तरह का क्लेम करते हैं, और वाकई उसमें सेना का अपमान इस लिहाज से रहता है कि वहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी का काम सेना ही करती है और पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, इंडियन आर्मी, और उस कंडीशन में अगर BSF रक्षा नहीं कर पा रही है, सेना रक्षा नहीं कर पाई है, तभी तो चीन इतना ज़्यादा ज़मीन कब्जा कर लेगा। तो उस कंडीशन में इस तरह के सवाल खड़ा करने से पहले क्या आपके
पास कोई ऐसा दस्तावेज था, ऐसा प्रूफ था, इस तरह की टिप्पणी अगर कोर्ट के द्वारा की गई तो सत्ता पक्ष निश्चित तौर पर इसका बहुत ज़्यादा उस मसले को लेकर राहुल गांधी पर अटैकिंग होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप जानती हैं कि चाहे सार्वजनिक मंच हो या इंडोर हो, आमतौर पर किसी नेता पर जब हमला करना होता है तो उसका नाम लिए बिना बहुत तीखा हमला करते हैं। और आज की एनडीए की बैठक में भी उन्होंने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये बताया कि विपक्ष के नेता एक बचकानी हरकत करते हैं। पूरा देश ने उनके बचकानी हरकत को देखा और सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की उस मसले को लेकर। तो समझा जा सकता है कि राहुल गांधी जिस तरह के बयान देते रहे हैं उस बात को लेकर सत्ता पक्ष बार बार निशाना साधता है। उसमें एक और माइलस्टोन सत्ता पक्ष के लिहाज से है अटैक करने के मामले में कि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद अब राहुल गांधी को बार बार ये आईना सत्ता पक्ष के द्वारा दिखाया जाता रहेगा, जैसा आज इंडोर मीटिंग में पीएम ने दिखाया। बिल्कुल, देखिए मौका मिला है और इस मौके को बीजेपी हाथ से जाने नहीं देना चाहेगी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइन लेंथ को क्लियर कर दिया है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए देवेंद्र। अब देखिए, भले ही प्रियंका गांधी हो जो अपने भाई का समर्थन कर रही हो, अपने भाई का बचाव कर रही हो, लेकिन सिर्फ प्रियंका गांधी नहीं बल्कि राहुल गांधी के करीबी केसी वेणुगोपाल भी राहुल गांधी के समर्थन में उतर आए हैं। वेणुगोपाल ने कहा कि संसद में सवाल पूछने पर जवाब नहीं मिलता और अगर बाहर सवाल करो तो देशद्रोही करार दे दिया जाता है। Discussing is the thinking of the every nationalist Indian. Whenever we are asking question inside the parliament, there is no answer. Whenever we are asking outside parliament something related to national interest, then we will be termed as an anti-national. We will give the definition of the true Indian. We are the true Indians to raising question for India. अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है और इसी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर एक एक करके इंडिया ब्लॉक के नेताओं का समर्थन राहुल गांधी को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी राहुल गांधी के समर्थन में उतर आए हैं। अखिलेश ने राहुल गांधी के बहाने बीजेपी से क्या सवाल किया है, ये आप सुनिए। जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि जमीन कितनी थी और आज कितनी है। जो हमारा क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल, वो कितना था और कितना है। जिस दिन ये जवाब दे दें उस दिन तिरंगा लेकर के घूमें और हम भी तिरंगा लेके निकलते हैं। तो अखिलेश यादव भी उन्हीं सवालों को दोहरा रहे हैं जो राहुल गांधी दोहराते हैं और इसी पर सुप्रीम कोर्ट से उनको फटकार भी लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, कोई दस्तावेज है तो दिखाइए, बिना आधार पर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। अब बीजेपी राहुल गांधी को लगी फटकार के मामले पर लगातार हमलावर है। बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। रविशंकर ने कहा कि राहुल गांधी को कोर्ट की नसीहत को समझना चाहिए और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर समझदारी दिखानी चाहिए। वो नसीहत समझेंगे तब ना। कोर्ट की ये टिप्पणी कि एक भारतीय को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इससे बड़ी और नसीहत क्या होगी श्रीमान राहुल गांधी के लिए। लेकिन पहली बात है क्या, याद करिए उन्होंने सावरकर को टिप्पणी की थी, कोर्ट ने कहा था महान आज़ादी के नेताओं पर ऐसा नहीं बोलना चाहिए। याद करिए उन्होंने क्या कहा था राफेल पर कि चौकीदार चोर को सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया, कंटेम्प्ट हुआ तो माफी मांगा। तो 3 बार तो इनका ये हाल है। अब फिर भी ये नहीं सीखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। राहुल गांधी जी विपक्ष के आप नेता हैं, थोड़ा तो समझदारी दिखाइए। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इंडिया अलायंस के लिए राहुल गांधी के लिए एक बड़ा सेटबैक माना जा रहा है और यही वजह है कि अब राहुल गांधी के साथ इंडिया अलायंस के जो नेता हैं वो आकर खड़े हो गए। इंडिया और इंडिया अलायंस के बीच तो जंग छिड़ गई है। आज इंडिया अलायंस की मीटिंग में राहुल का मुद्दा उठाया गया। फ्लोर लीडर्स की मीटिंग में कोर्ट की टिप्पणी पर चर्चा की गई। इंडिया अलायंस ने राहुल पर जज की टिप्पणी को गैर जरूरी बताया। इंडिया अलायंस ने कहा कि राष्ट्रीय मुद्दे उठाना नेता विपक्ष की जिम्मेदारी है, सवाल पूछना पार्टियों का लोकतांत्रिक हक है। ये इंडिया ब्लॉक के नेताओं की तरफ से कहा गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सवाल ऐसे पूछिए जिससे सेना का अपमान ना हो। विजयलक्ष्मी मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। विजयलक्ष्मी, इस मसले को लेकर अब सत्ता पक्ष राहुल गांधी पर हमलावर है, इसे बड़ा सेटबैक माना जा रहा है, नैरेटिव की हवा निकल गई ये माना जा रहा है। अब इंडिया अलायंस की क्या रणनीति समझ में आ रही है? क्या तमाम नेता राहुल गांधी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं?
बिल्कुल प्राची, देखिए आज इंडिया ब्लॉक की जो बैठक हुई थी सुबह रोज जो होती है पार्लियामेंट सेशन के दौरान, उसमें इस बात पर भी चर्चा हुई और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑब्जर्वेशन एक तरीके से इंडिया ब्लॉक के तमाम इन नेताओं ने इस ऑब्जर्वेशन को माना और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल भी गैर जरूरी एक स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा दिया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि ये एक लोकतांत्रिक जो अधिकार है राजनीतिक दलों का देश के हित के तमाम मुद्दों को उठाने का, उस पर ये आघात है। साथ ही ये भी कहा गया इंडिया ब्लॉक की जो मीटिंग थी उसमें यह भी सहमति थी कि जब सरकार बॉर्डर्स की सुरक्षा करने में असफल हो तो ऐसे में ये विपक्ष का दायित्व है कि वो नेशनल इंटरेस्ट के जरूरी मुद्दों को जो है वो उठाएं। ऐसे में विपक्ष की तमाम नेता कतई नहीं मानते कि नेता विपक्ष राहुल गांधी द्वारा कोई गैर जरूरी टिप्पणी की गई और अब लड़ाई जो है वो इंडिया वर्सेस एनडीए हो गई है। और कुछ कांग्रेस के जो नेता हैं, खासतौर से मणिकम टैगोर, जिन्होंने जुडिशरी पर भी एक टिप्पणी की और कहा कि लक्ष्मण रेखा लांघने का काम और एक तरीके से जो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के कामों में एक तरीके से हस्तक्षेप जो है वो कतई भी वो बिल्कुल ठीक बात है विजयलक्ष्मी, अपना फेस सेविंग करने की कोशिश तो की जाएगी, लेकिन ये टिप्पणी किसी राजनीतिक दल ने नहीं बल्कि देश की सर्वोच्च न्यायालय ने की है और आधार पूछा है कि आप किस आधार पर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। शुक्रिया आपका विजयलक्ष्मी तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे एनडीए संसदीय दल की बैठक की। आज संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले संसद भवन परिसर में एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक में एनडीए सांसदों ने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की सफलता पर पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी को हार पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान एनडीए सांसदों ने हर हर महादेव और भारत माता की जय के नारे लगाए। एनडीए संसदीय दल की बैठक के दौरान ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव को लेकर प्रस्ताव भी पारित किया गया। एनडीए सांसदों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग करके विपक्ष अब पछता रहा होगा क्योंकि इसमें उनकी ही फजीहत हुई। विपक्ष के रवैये पर पीएम मोदी ने कहा कि जो अपनी कब्र खुद ही खोद रहा हो उसे हम क्यों रोके। पूरे देश में विपक्ष के रवैये पर विपक्ष की फजीहत हो रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में विपक्ष की चर्चा की मांग पर यह कहा है कि विपक्ष ऐसे और बहस की मांग करते रहे और हम लोग उसे मानते रहेंगे। विपक्ष का रवैया ऐसा था मानो आप पत्थर मेरे पैर पर पड़ जा। साथ ही राहुल गांधी के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरा देश उनका बचपना देख रहा है और उनके बचपने की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई है। पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ भी की और कहा कि वो सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले केंद्रीय गृह मंत्री हैं। तो एनडीए की जो ये संसदीय दल की बैठक थी इसे कई मायनों में खास समझा जा सकता है। देवेंद्र, एक तरफ सकारात्मक बातों पर चर्चा की, ये भी बता दिया अपने सांसदों को कि विपक्ष के रवैये का क्या जवाब देना है और अपनी पार्टी की मजबूती क्या है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपलब्धि क्या है, ये भी पूरे देश को बता दिया। बिल्कुल प्राची, और उन्होंने बताया कि जब ऑपरेशन सिंदूर पे बोलने के लिए वो खड़े हुए तो मैं भारत का पक्ष लेने के लिए खड़ा हुआ था। और ये बात समझा जा सकता है कि किस नैरेटिव के लिहाज से कि अपोजिशन किस प्रकार से सेना को लेकर सवाल खड़े कर रहा था। और प्रधानमंत्री बता रहे थे वो भारत का पक्ष रख रहे थे, किसी सत्ताधारी दल का पक्ष नहीं जो कि सरकार में हो। और दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि विपक्ष ने ये डिस्कशन मांगा, उन्हें अफसोस हो रहा होगा और ऐसा डिस्कशन विपक्ष हमेशा मांगते रहे, हम हमेशा तैयार रहेंगे ऐसे डिस्कशन के लिए। तो पॉलिटिकल नैरेटिव वाली जो बात होती है, सत्ता पक्ष का ये मानना है, प्रधानमंत्री का ये मानना है कि वो एकदम से एनडीए के पक्ष में रहा हो। जैसा कि आपने बताया कि आप पत्थर मेरे पांव पे पड़, यानी कि कई बार होता है कि आप जब चल रहे हो तो ठोकर लगती है, लेकिन पीएम ने ये कहा कि इस तरह की बहस की डिमांड करना अपोजिशन के द्वारा ये वैसा ही था कि पत्थर को अपने पांव पे बुला के चोट लगवा रहे थे। तो कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर पे जो डिस्कशन हुआ, प्रधानमंत्री सहित पूरा इंडिया ये मान रहा है कि ये उनके पक्ष में रहा और जिस तरह के तथ्य रखे गए सदन में, चाहे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, देश के रक्षा मंत्री के द्वारा, देश के विदेश मंत्री के द्वारा, वो सारे तथ्य उनके फेवर में रहे। बिल्कुल, एनडीए की संसदीय दल की बैठक जब होती है, पीएम बोलते हैं, एक लाइन क्लियर हो जाती है कि अब सांसदों को किस तरीके से विपक्ष के हर सवाल का जवाब देना है। शुक्रिया आपका देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ संसद में एनडीए की संसदीय दल की बैठक हुई, पीएम मोदी को सम्मानित किया गया, तो विपक्ष के मुद्दे अभी भी वोटर लिस्ट रिवीजन के आसपास घूम रहे हैं। बिहार के वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर लगातार संग्राम जारी है। विपक्षी सांसदों ने पहले संसद परिसर में प्रोटेस्ट किया, फिर लोकसभा के अंदर इस मुद्दे पर भारी हंगामा किया गया। लोकसभा के वेल के अंदर आकर नारेबाजी की, इस कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा के अंदर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने
नहीं दिया जा रहा है। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, चाहे लोकसभा की बात कर लें, चाहे राज्यसभा की बात कर लें। और विपक्ष का जो सबसे बड़ा मुद्दा है अब है बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। ये विपक्ष क्या तमाशा कर रहा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र की हत्या प्रतिपक्ष कर रहा है। मुझे सवालों का जवाब नहीं देने दे रहा। मेरे सवाल किसानों से संबंधित है, गरीबों के कल्याण से संबंधित है। ये केवल लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। किसानों का अधिकार है उनकी कल्याण की योजनाओं के बारे में जानना। ये उससे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब देना चाहता हूं। आप जवाब दो। हल्ला गुल्ले में माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब दो आप दो। तो लोकसभा में कृषि मंत्री बोलने की कोशिश कर रहे थे, विपक्ष के हंगामे की वजह से बोल नहीं पाए। ऐसी ही बिल्कुल तस्वीर राज्यसभा में भी देखने को मिली। यहां भी विपक्ष हंगामा करता रहा और चर्चा नहीं हो पाई। यहां हंगामा वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर नहीं था, यहां सदन में सीआईएसएफ जवानों की तैनाती के मुद्दे पर हो रहा था। इस मुद्दे पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच नोकझोंक भी हो गई। खड़गे ने राज्यसभा में सीआईएसएफ जवानों की तैनाती को संसद का अपमान बताया और पूछा कि सदन उपसभापति चला रहे हैं या गृह मंत्री अमित शाह। ये कोई बड़ी बात नहीं, ये डेमोक्रेटिक वे में ही हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये करते रहेंगे, ये हमारा राइट है। ये उन्होंने कहा तो अगर मैं लेटर लिखा, आपको इतना क्यों ऑब्जेक्शन? आपने बोल दिया। To safeguard the interest of the parliamentary members. आउटसाइड हाउस दायित्व था आपको। सीआईएसएफ को अंदर लाते हो, मैं फिर सीआईएस को अंदर, क्या हम टेररिस्ट है? ये पहले तो यहाँ के स्टॉप हमको प्रोटेस्ट करती थी। It was Parliament Security Service. Nothing is going on record. I'll stop. एक मिनट। हमारे पार्लियामेंट के स्टाफ इतना सशक्त है कि हमारे को प्रोटेक्ट करने में वो मजबूत है और वो आपके कंट्रोल में आते हैं। लेकिन आप पुलिस को लाके, मिलिट्री को लाके यहाँ हाउस चलाना चाहते हैं। हाउस चलाना चाहते हैं। इसी हाउस में, धन्यवाद माननीय सर, इसी हाउस। तो मल्लिकार्जुन खड़गे बार बार कहते रहे कि क्या हम टेररिस्ट हैं जो सीआईएसएफ की तैनाती की गई है। तो उपसभापति मल्लिकार्जुन खड़गे के हर सवाल का जवाब देते हुए नजर आए और सिर्फ उपसभापति ही नहीं बल्कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और सदन के नेता जेपी नड्डा ने भी खड़गे के आरोप को खारिज कर दिया। रिजिजू ने कहा कि नेता विपक्ष सदन को गुमराह कर रहे हैं, तो वहीं नड्डा ने कहा कि सदन में तैनात होने वाले मार्शल होते हैं, सुरक्षा बल के जवान नहीं। खड़गे जी ने जो सवाल उठाया, स्पेसिफिक उन्होंने कहा कि सदन में मिलिट्री आदमी लाएगा, सीआईएसएफ के जवानों को लाया, दिल्ली पुलिस को लाया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये रिकॉर्ड पर क्लियर है कि सदन में सिर्फ मार्शल ही आ सकता है और उस दिन भी मार्शल ही थे। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने जो मिसलीड किया और यहाँ गलत तथ्य यहाँ सामने में रखा, आपको भी पत्र लिखा है। तो इतना सीनियर लीडर और सदन में लीडर ऑफ ऑपोजिशन जब गलत पत्र लिखते हैं चेयर को और गलत तथ्य रखता है, तो उसके लिए क्या कार्रवाई होना चाहिए? नहीं तो हर एक सदस्य गलत बात लिखेंगे। ये रिकॉर्ड में भी गया है। कल से मैं देख रहा हूं कि न्यूज़पेपर में भी, टेलीविजन में भी ये बात को दोहराया गया है। सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे जी सिर्फ नहीं, ऑपोजिशन के कई लोगों ने कहा कि यह मिलिट्री पुलिस सीआईएसएफ लेके आया है, जबकि ये गलत है। जो भी इस सदन में आते हैं वो मार्शल ही होते हैं। फिर इस तरह से गलत बात करके इस सदन के गरीबों को गिराने का काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरा तरफ से आपके माध्यम से यूरोपीय पूरा ऑपोजिशन पार्टी को मैं अनुरोध करना चाहता हूँ। Who is in the house to maintain discipline and decorum by the order of the chair is a marshal
He is not any member of any paramilitary forces. He is considered to be a marshal and that is why he is here. तकलीफ इनको इस बात की है कि इन्होंने डिसिप्लिन को जब लागू आपने किया तो इनको जो एनार्किज्म करने का छूट थी उसको आपने रोक लगाया। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लाठी मेरे नाक को लगे तो योर डेमोक्रेसी एंड्स वेयर माय नोज स्टार्ट्स, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। और इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि इनकी डेमोक्रेसी वहां समाप्त हो जाती है जब वो अपने स्थान को छोड़ करके किसी व्यक्ति को जिसको बोलने का अधिकार है रूलिंग पार्टी में उसको डिस्टर्ब करते हैं, उसके बगल में नारे लगाते हैं। ये अनडेमोक्रेटिक भी है। दिस इज नॉट डिस्टर्बेंस, दिस इज एनार्किज्म और ये एनार्किज्म करने की कोशिश करते हैं। इसको हमको समझना चाहिए। तो चाहे वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा हो, चाहे सीआईएसएफ की तैनाती का मुद्दा हो, इसका निष्कर्ष यह है कि सदन की कार्यवाही चल नहीं पा रही है। नॉन स्टॉप हंगामा देखने को मिल रहा है। तो वहीं चुनाव आयोग का नोटिस मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान जो गड़बड़ियां हुई हैं उस पर चुनाव आयोग जवाब दे। वो गड़बड़ियों की लिस्ट चुनाव आयोग को भेज देंगे। ये देखिए ना, जो है तो जवाब देगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। चुनाव आयोग को तो बताना चाहिए ना कि भाई बूथ वाइज जो हम लोगों की डिमांड है, कई ऐसे लोग हैं जिनका छूटा हुआ। IAS व्यास जी का खुद आप लोगों ने देखा होगा छूटा है। कई एक घर में ही जो है उसमें 50 लोगों को जो है नाम डाल दिया गया। तो कई ऐसी गड़बड़ियाँ चुनाव आयोग की है जो हमारे पास है। वो भी गड़बड़ियाँ जो हम चुनाव आयोग को भेजेंगे और कोर्ट में भी अपने पक्ष को रखेंगे। इस बीच इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी से दिल्ली में ईडी की पूछताछ जारी है। 17,000 करोड़ के बैंक लोन मामले में अनिल अंबानी को ईडी ने तलब किया था। आज उनसे दिल्ली में ईडी हेडक्वार्टर में पूछताछ चल रही है। अंबानी की कंपनियों पर बैंक लोन फ्रॉड का आरोप है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज इस केस में 20 बैंक से लोन लिए जाने का जिक्र है, जो अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए में बदल गए हैं। बता दें कि अनिल अंबानी पर 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बैंक लोन लेने का आरोप जो है वो लगा हुआ है और इसी मामले में ईडी लगातार अनिल अंबानी से पूछताछ कर रही है और ये पूछताछ आज सुबह 11 बजे से शुरू हुई है। अतुल भाटिया मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। जी अतुल, बताइए क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूछताछ से रिलेटेड? देखिए प्राची, लगभग 11 बजे के करीब अनिल अंबानी जो है वो ईडी हेडक्वार्टर पहुंचे थे और अब लगभग 12:30 होने को है, लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। जो पूरा मामला है वो लगभग 17,000 करोड़ के घोटाले का है, जिसमें 3,000 करोड़ रुपए का जो लोन है वो यस बैंक से लिया गया था। आरोप अनिल अंबानी के ऊपर यह है कि उन्होंने इस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं किया, शेल कंपनियों के जरिए इस पैसे को घुमाया, बकायदा गलत तरीके से बैंक गारंटी ली गई और इस पूरे मामले के अंदर एक शख्स की गिरफ्तारी जो कि BTPL नाम की कंपनी है, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर पार्थ सारथी बिस्वाल को ईडी अरेस्ट भी कर चुकी है। जो बिस्वाल है उनके ऊपर आरोप यह है कि उन्होंने अनिल अंबानी को कंपनी को गलत तरीके से बैंक की गारंटी दी और इसकी एवज में लगभग 5 करोड़ से ज्यादा रुपए जो है वो बिस्वाल के पास पहुंचे थे। तो पूरा मामला जो है वो यस बैंक से जो 3,000 करोड़ का लोन लिया गया, इसके अलावा 14,000 करोड़ का लोन अलग लिया गया, उसकी इंक्वायरी अभी चल रही है। 17,000 करोड़ रुपए का मामला है, पूछताछ चल रही है। ये जरूर कहा जा सकता है कि अनिल अंबानी की मुश्किलें धीरे धीरे करके बढ़ जरूर रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका अतुल तमाम जानकारी के लिए।